आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर की अहम खबरों पर। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बीच सदर ट्रंप ने बड़ा और अहम बयान दिया है। अमेरिका सदर ने कहा है कि वो बिना किसी शर्त और किसी भी वक्त ईरान के सदर हसन रूहानी से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने कहा है कि फिलहाल मुज़ाकरात के लिए वक्त साजगार नहीं है। ईरान को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलते दिख रहे हैं। ईरान के तई नर्म रुख अपनाते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नए समझौते की राह निकालने के लिए वो ईरानी सदर हसन रूहानी से बिना किसी शर्त के मुलाकात करने को तैयार हैं। व्हाइट हाउस में इटली के वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बातचीत में भरोसा रखते हैं और किसी से भी मिल सकते हैं। So I believe in meeting. I would certainly meet with Iran if they wanted to meet. I don't know that they're ready yet. They're having a hard time right now. But I ended the Iran deal. It was a ridiculous deal. I do believe that they will probably end up wanting to meet, and I'm ready to meet anytime they want to. And I don't do that from strength or from weakness. I think it's an appropriate thing to do. If we could work something out that's meaningful, not the waste of paper that the other deal was, I would certainly be willing to meet. इससे कबल ईरानी धमकी का जवाब देते हुए ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि अगर अमेरिका को दोबारा धमकाया तो इसके संगीन नतायज होंगे, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर President wants to meet with folks to solve problems. If the Iranians demonstrate a commitment to make fundamental changes in how they treat their own people, reduce their malign behavior, can agree that it's worthwhile to enter a nuclear agreement that actually prevents proliferation, then the president said he's prepared to sit down and have the conversation with them. उधर ट्रंप के ऑफर का जवाब देते हुए ईरानी सदर के सलाहकार हामिद अबू तलेबी ने कहा कि किसी भी बातचीत का रास्ता तैयार करने से पहले अमेरिका को जौहरी समझौते पर वापस लौटना चाहिए ताकि भरोसा पैदा हो सके। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ और मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनई ने भी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया था। उनका मानना है कि ट्रंप इंतजामिया भरोसे के लायक नहीं। आपको बता दें कि 2015 से जौहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी बढ़ गई है। अब देखना है कि इस कशीदगी को कम करने के लिए अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर कब बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब जुड़ गए हैं, जो एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट मामलों के। आइए उनसे बात करिए। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। मेरा सवाल आपसे सबसे पहले यही कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ बिला शर्त बातचीत की पेशकश की है। ट्रंप के सुर बदलने के पीछे क्या आप वजह देख रहे हैं? डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, आप मेरे साथ लाइन पर हैं? जी जी। मेरा सवाल आपसे यही था सबसे पहले कि जो ट्रंप ने बिना शर्त अब ईरान के साथ बातचीत की पेशकश की है, तो उनका ये जो सुर बदल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सुर वगैरह नहीं बदल रहा है। वो ट्रंप का जो जहनी जो कंडीशन है वो स्टेबल है नहीं। वो हर मामले पर टर्न इसी तरह से यू टर्न ले रहा है, और चाहे वो नॉर्थ कोरिया का मामला हो, ये यूरोप के साथ ताल्लुकात का मामला हो, माइग्रेशन का इशू हो, हर इशू पे इसी तरह का सरप्राइज करने वाला वो एकदम उठा रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि जहां ट्रंप ने चंद दिनों पहले, शायद एक दिन या 2 दिन पहले, उसने ये कहा कि अमेरिका जो है बिल्कुल तैयार है या और तैयारी में है ईरान पे हमला करने के लिए। आज ट्रंप ये कह रहा है कि हम बगैर किसी प्री कंडीशन के हम ईरान से बात करने के लिए तैयार हैं। ये कहीं ना कहीं ट्रंप की जो जाती पर्सनालिटी है उसमें एक बहुत बड़ी लेकुना, बहुत बड़ी कमी को दिखा रहा है। इस तरह के लीडर से किस तरह की तवक्को की जा सकती है, ये कहना बड़ी मुश्किल है। दूसरी अहम बात यह है कि ईरानियन लीडरशिप ने बहुत ही वाज़ेह कर दिया है कि ट्रंप से बात करने का कोई सवाल। जी बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि बातचीत के लिए अभी माहौल साजगार नहीं है। तो कैसे इसको देखें हम? मैं वही कह रहा हूं कि
ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका विड्रॉ किया है, ईरान विड्रॉ नहीं किया है। और ये अमेरिकन पॉलिसी है। और अब अमेरिका किस तरह की बात ईरान से करना चाह रहा है, क्या कंडीशंस हैं, क्या मकासद हैं, अमेरिका ने इस चीज को वाजे नहीं किया है। अमेरिका तो खुलेआम तौर पर दुश्मनी कर रहा है। और ईरान की जो लीडरशिप है वो बहुत ही वाजे तौर पर यह बात कह चुकी है कि अब ट्रम्प से किसी तरह की बात करने का या फिर से न्यूक्लियर डील पे किसी तरह से बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं देखता हूं कि जो ईरानियन पोजीशंस हैं, जो ईरान का इकदाम है, वो ज्यादा मौसर है, वो ज्यादा रैशनल है, वो ज्यादा साइंटिफिक है निस्बतन क्या अमेरिका के ट्रम्प के इकदाम को लेकर। दूसरी बात यह है कि ट्रम्प का जो मकासद है वो ये है कि उस खित्ते में इंतसार बरकरार न रहे बल्कि इंतसार में इजाफा होता रहे डिफरेंट ममालिक के बीच में, ताकि इजराइल को मौका मिले एक्सपेंशनिज्म का, अपनी वो एक्सपेंड करता रहे। तो कीपिंग दैट ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प इंतजामिया ने इस तरह का एकदम जी, यहीं से मेरा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं इसराइल और सऊदी अरब इस मुज़ाकरात की कोशिश को कामयाब होने देंगे कभी? देखिए, इजराइल और सऊदी अरबिया के तरफ से जो मामलात है, जो उनका पोजीशन है, वो अपने जगह पे है। मेरा ये मानना है कि ट्रम्प खुद बात करने को तैयार नहीं है। ईरान से किसी तरह के मामलात पर अमन के जरिए अमेरिका अपने मामला को सुलझाए, वो कोई बात करने नहीं चाहता। लेकिन सवाल ये भी है सर, सवाल ये भी है कि जब शुमाली कोरिया अमेरिका से बात कर सकता है तो फिर ईरान क्यों नहीं? देखिए, शुमाली कोरिया का मामला दूसरा है, यहाँ इजराइल का मामला है। और जूइश लॉबी बहुत मजबूत लॉबी है। और सिर्फ जूइश लॉबी नहीं, अमेरिका के क्रिश्चियन जो इवांजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट है, वो लॉबी बहुत ही मजबूत है। उसको किसी न किसी तरह से उस खित्ते में इंतजार को बढ़ाकर और बढ़ावा देकर ग्रेटर इजराइल को बनवाना है। तो वो अमेरिका इस हक में नहीं है कि ईरान के साथ इस तरह की बात करे। वो तो अपने पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की बात कर रहा है। दूसरी बात यह है कि इजराइल और सऊदी अरबिया दोनों खुद नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के बीच कोई किसी तरह की बात हो। वो इसलिए वो प्री कंडीशन किसी तरह के वो रखना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी तरह के निगोशिएशन में, गुफ्तगू में शामिल हो। वो इसलिए कि ठीक है, इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच बहुत सारे मामला पर डिफरेंसेज है, लेकिन दोनों में एक तरह का इत्तेहाद या एक तरह के इत्तेफाक ये है कि ईरानियन एक्सपेंशनिज्म को किसी न किसी तरह से चेक किया जाए। न्यूक्लियर मामला तो एक अमेरिका के लिए बहाना है। और ईरानियन लीडरशिप जो है बदकिस्मती से अपनी एक्सपोर्ट ऑफ रिवोल्यूशन को एजेंडा पर रखी हुई है और अपने असर को उस खित्ते में एक्सपेंड करना चाह रही है, जो उस खित्ते के लोग, अवाम या कोई भी हुकूमत उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब इस मौजू पर अपनी राय रखने के लिए। और इधर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया नए ब्लास्टिक मिसाइल की तैयारियों में मसरूफ है। एक आला अमेरिकी एहलकार ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि जासूसी सैटेलाइट ने शुमाली कोरिया में एक ऐसी तंसीब की निशानदेही की है जहां मुमकिना तौर पर ब्लास्टिक मिसाइलों की तैयारी हो रही है, लेकिन यह मालूम नहीं हो सका है कि यह काम किस हद तक किया जा चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक फैक्ट्री के आसपास हर रोज ट्रकें दिख रही हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां पर पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गई थी। वाज़ेह है कि इसी साल जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के नेता लीडर किम जोंग उन के बीच जो है ऐतिहासिक यानी तारीखी मुलाकात हुई थी। और किम जोंग उन से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि किम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो अपना जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम बंद कर देंगे। खुशगवार ताल्लुकात के आगाज के वादों के बावजूद शुमाली कोरिया की तरफ से होने वाली इस पेशरफ्त को परेशान कुन करार दिया जा रहा है। इधर इंडोनेशिया ने एशियाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की खातिर शुमाली कोरियाई रहनुमा किम जोंग उन को मदऊ किया है। अगस्त में जकार्ता में मुनक्किद की जा रही इस तकरीब में जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन भी शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि इंडोनेशियाई सदर की खुसूसी एलची पुआन महारानी शुमाली कोरिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने किम योंग नाम से मुलाकात की है और उन्हें इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो का खत सौंपा है, जिसमें कि किम जोंग उनको एशियाई खेलों में इफ्तिताही तकरीब में शामिल होने की
दावत दी गई है। शुमाली कोरिया की तरफ से जौहरी हथियारों के इंसदाद और मिसाइल तजर्बात रोकने के वादों के बाद उसे आलमी पजराई मिल रही है। तवक्को है कि एशियाई खेलों में दोनों रियासतों का मुश्तरका वफ्द शरीक होगा, जिसकी खातिर दोनों ममालिक के रहनुमा काम कर रहे हैं। यहां रुकेंगे हम एक छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप इस वक्त देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए बनी गाला में एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें कि हुकूमत साजी से मुतालिक अहम फैसले लिए गए हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत इजलास में चारों सूबों और पार्टी की मरकजी क़यादत शरीक हुई। तमाम लीडरों ने हुकूमत साजी के लिए मिल रही हिमायत पर गौर व खोज किया और मीटिंग के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायद आजम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बिला शर्त तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने भी हिमायत की बात कही है। फवाद चौधरी ने बताया कि ज्यादातर आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं और हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ के पास पूरी मेजॉरिटी है और जल्द ही इमरान खान पीएम ओहदे का हलफ लेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद में यानी कौमी असम्बली में है वो 328 और 330 के लगभग है। इनमें से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने जो अपना हिस्सा है वो 144 नशिस्तें बनेंगी, ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की शामिल करके। PMLQ जो है उसकी 4 नशिस्तें बनेगी, MQM की जो है वो 6 हैं, उनको 8 बनेगी, BAP की 2 है, इसके साथ GDA की 2 हैं, इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इस वक्त 7 जो नेशनल असम्बली में वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सो 168 के नंबर को हम टच कर रहे हैं। सो 328 में से या 330 में से 168 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, यानी हम क्लियरली जो टोटल हाउस है उसकी मेजॉरिटी जो है वो हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत में नई हुकूमत बनने जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चीफ इमरान खान को जीत की मुबारकबाद पेश की है। मोदी ने इमरान खान से फोन पर बातचीत की है और उम्मीद जताई है कि पड़ोसी मुल्क में जमहूरियत अपनी जड़ें जमाएगा, जिसके बाद अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या इमरान खान एक कदम और बढ़ते हुए पीएम मोदी को अपनी हलफ बर्दारी तकरीब में बुलाएंगे। दरअसल पाकिस्तान कौमी असम्बली के इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी PTI 11 अगस्त को इमरान खान की हलफ बर्दारी तकरीब में पीएम नरेंद्र मोदी समेत जनूबी एशियाई तंजीम सार्क के लीडरों को दावत देने पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ेगा तो वो 2 कदम आगे बढ़ेंगे। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं इमरान खान की हलफ बर्दारी तकरीब में, उन्हें भी दावत देने की कोशिश में है PTI। और जो PTI का कहना है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके पास मेजॉरिटी है हाउस के हिसाब से और वो अक्सरियत साबित करते हुए हुकूमत बनाने के लिए 1-2 दिन में अपना कदम उठाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से इस्लामाबाद से खालिद महमूद साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उनसे बात करेंगे। सर जी सलाम, हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की अहम मीटिंग रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वफाकी हुकूमत साजी के हवाले से? जी, हुकूमत तो अब ये तय है कि इमरान खान ही बनाएंगे और इस तरीके से जहां उन्होंने सब अपने आजाद उम्मीदवार जिससे जो खास तौर पे उनको अपने साथ मिलाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो थी उसको अपने साथ मिलाया और इस तरह उनकी इतनी तादाद हो गई है कि वो अब मरकज में हुकूमत बना सकेंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे अब अपनी काबीना जो है उसको भी चुनने का फैसला किया है और ऐसे नाम वो उनके ऊपर गौर किया जा रहा है जो मुल्क की सलामती के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी मईशत के लिए अच्छे तरीके से जो है अपना काम कर सके। इस वक्त जो उनकी सही पोजीशन है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी होने के बावजूद इस वक्त उतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी उसको वजीर आजम बनने के लिए या हुकूमत साजी के लिए चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत नहीं करेगी। खालिद महमूद साहब, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसके पास अक्सरियत है, तो फिर हुकूमत साजी में इतनी देर क्यों हो रही है?
जी, ये पाकिस्तान का प्रोसेस है एक पूरा इलेक्शन का। जब इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे हतमी नताइज का ऐलान करेगा और उसके बाद ही ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो कॉल करेंगे असेंबली को। ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमेशा से इसी तरह होता है कि इसमें कोई खास देरी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें 61 दिन का होता है कि इसके बाद इजलास बुलाया जा सकता है, और ये सारा प्रोसेस जो है वो उसी तरह लीगली और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चल रहा है। ठीक है। ऐसी भी खबर आ रही है कि इमरान खान की हरबबरदारी जो तकरीब है उसमें हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया जाएगा। इससे मुतालिक कोई जानकारी है आपके पास? जी, सिर्फ उनको अकेले को मदऊ नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान सार्क को जितने भी मालिक हैं उनके जो हेड्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, और ये जिसमें मोदी जी भी शामिल है। और अभी तक की जो इत्तलात है उसमें मोदी साहब की जब उनसे बात हुई है इमरान खान साहब से टेलीफोन पे, तो उस वक्त भी उन्होंने दावतनामा उनको कहा है कि आप पाकिस्तान आइए, तो उन्होंने इसकी दावत कबूल भी की है और कहा है कि हालात, मुनासिब हालात के वक्त वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन जिस तरीके से नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम वहां नरेंद्र मोदी जी की तकरीब हलफबरदारी में गए थे, इस तरह हो सकता है कि उसके रेसिप्रोकली पाकिस्तान में भी एक दफा फिर ये एक नई रवायत बने, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के हलफबरदारी में नवाज शरीफ गए थे और वो अब पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब आपका इस्लामाबाद से इस पूरी बातचीत के लिए पाकिस्तान से। इधर हफ्तों की शदीद जंग के बाद शामी अफवाज ने कनीत्रा सूबे पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। शामी अफवाज ने बागियों के जेर कब्जा यरमूक बेसिन के कई गांवों पर शामी परचम लहरा दिया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शामी फोर्सेज ने जनूबी मगरबी शाम में वाक़ बागियों के आखिरी गढ़ पर भी कब्जा कर लिया, जहां पर जैश खालिद बिन वलीद ग्रुप का कब्जा था। वाज़ेह है कि 19 जून को शामी अफवाज ने खासतौर से इसराइल और अगर हम बात करते हैं जॉर्डन की सरहद के करीब कनीत्रा सूबे में बागियों के खिलाफ फौजी मुहिम शुरू की थी। और शुरुआती अगर हम बात करते हैं जंग की, तो उसके बाद रूसी सालसी में ज्यादातर बागी ग्रुप ने हथियार डाल दिए, लेकिन दाइश से मुत्तसिल कुछ ग्रुप मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि वो शाम के मसले पर रूस, ईरान और तुर्की के मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि शाम में सियासी अमल शुरू करने के लिए आईनी कमेटी बनाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए शाम स्टीफन मस्तूरा ने रूस, ईरान और तुर्की से मुज़ाकरात के बाद कहा है कि उन्हें शामी हुकूमत और अपोजिशन ग्रुप की जानिब से आईनी कमेटी के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट मुहैया कराई गई है, जिस पर हतमी फैसला सितंबर में जेनेवा में किया जाएगा। इधर अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में एक सरकारी इमारत पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी। जराये के मुताबिक एक खुदकुश बमबार रिफ्यूजी कैंप ऑफिस के बाहर खुद को धमाके से उसने उड़ा लिया। इसके बाद 2 बंदूक बरदार ऑफिस में घुस गए। इस हमले में 8 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। हमलावरों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला कई घंटे तक चला, जिसके बाद हमलावर मारे गए। वहीं सूबे फराद में हुए एक बम धमाके में 11 अफराद हलाक जबकि 21 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि सिक्योरिटी अफवाज को निशाना बनाने के लिए सड़क किनारे बम नस्ब किया गया था, लेकिन एक मुसाफिर बस इसकी जद में आ गई। हलाक और जख्मी होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यहां रुक रहे हैं हम एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। जिम्बाब्वे में हुए सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है और इस बीच अपोजिशन रहनुमा नेल्सन चमीसा ने दावा किया कि वो हुक्मरान जमात जानू पीएफ के उम्मीदवार एमरसन मननगवा पर बरतरी हासिल किए हुए हैं। एमडीएस अलायंस के रहनुमा चमीसा ने बताया कि जुजवी नताइज के मुताबिक वो 10,000 पोलिंग स्टेशनों पर जीत चुके हैं। उधर मननगवा ने भी कहा कि वो इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अवामी जायजों के मुताबिक इस चुनाव में खासतौर से एमरसन और चमीसा के माबैन कांटे की टक्कर है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सरकारी नतायज 4 अगस्त तक मुतवक्किल हैं। वाज़ेह है कि जिम्बाब्वे में साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के इख्तिदार से अलग होने के बाद 37 बरसों में पहली बार इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें कि 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। इधर मलेशिया के सिविल एविएशन के सरबराह अजहर उद्दीन अब्दुल रहमान ने अपने ओहदे से
استعفا دے دیا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بتایا ہے کہ لاپتہ ہونے والے طیارے MH370 کی وجوہات نہ جان سکنے کی وجہ سے انہوں نے استعفا دے دیا ہے۔ پیر کے دن ہی ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ طیارہ کیوں لاپتہ ہوا۔ اظہر الدین عبد الرحمان کے استعفے کے بعد ملیشیا حکومت نے اندرونی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ یہ پتہ لگائے کہ آخر سول ایویشن اتھارٹی سے چوک کہاں ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ 2014 میں ملیشین ایئر لائنز کا طیارہ MS-370 لاپتہ ہو گیا تھا جس میں کہ 239 افراد سوار تھے۔ And we will set up a small committee, an internal committee, to look into what kind of recommendations and actions that can be taken against the air traffic controllers at that particular point of time. Because in the report, it has stated that the ATC did not follow the SOPs. اور فلسطین کی کمسن لڑکی عہد تمیمی کو جیل میں ڈالنے کے بعد اسرائیل نے اب فلسطینیوں کے ایک شاعر اور ادیبہ درین تاتور کو بھی احتجاجی نظم لکھنے کے جرم میں 5 مہینے قید کی سزا سنائی ہے۔ تصور کیجئے کیا کوئی عدالت نظم لکھنے کے عوض میں سزا سنا سکتی ہے، لیکن اسرائیل میں ایسا ہوا ہے۔ شاعرہ درین تاتور نے نسل پرستی کے عنوان سے ایک نظم لکھی تھی لیکن اسرائیلی کورٹ نے اسے دہشت گردی کو بھڑکانے والا بتایا۔ 36 سال کی درین تاتور نے یہ نظم سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اور درین کے وکیل نے کہا کہ نظم لکھنا حکومت کے خلاف کیسے ہو گیا، وہ اس سزا کے خلاف اونچی عدالت میں اپیل کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی حکومت فلسطینی احتجاج کو دبانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتی رہتی ہے۔ فلپینز کے صدر روڈریگو دوٹرتے ملک میں ڈرگز اور بدعنوانی کے خلاف زبردست مہم چلا رہے ہیں۔ ان کے کام کرنے کا انداز اسی بات سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نظروں کے سامنے کروڑوں کی گاڑیوں کو ٹینکوں سے رندوا ڈالا۔ دوٹرتے نے عوام کے سامنے 60 قیمتی کاروں اور درجنوں موٹر سائیکلوں پر بلڈوزر چلوا دیا۔ ذرائع کے مطابق ان گاڑیوں کی قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ اس موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے فلپینز کے صدر نے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی نپٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلپینز میں سرمایہ کاری کا ماحول بنانے کے لیے اس طرح کے اقدامات بے حد ضروری ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی جنگلات میں لگی آگ لگاتار پھیلتی جا رہی ہے اور اب اس آگ نے 6 لوگوں کو اپنی زد میں لے لیا جن سے ان کی موت ہو گئی، جبکہ ہزاروں افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ کیلیفورنیا کی ساستا کاؤنٹی کے شریف نے خاص طور سے اس بارے میں بتایا کہ میڈیا میں کہ نئی ہلاکتیں ان علاقوں میں ہوئی جہاں کی آبادی کو انخلا کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ان افراد نے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور ہلاک ہونے والوں میں ایک بزرگ خاتون اور ان کے کم سن پوتوں اور پوتیاں شامل ہیں۔ کاؤنٹی شریف نے بتایا کہ علاقے میں کل 16 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایت ملی تھی، اس میں سے 9 کو تلاش کر لیا گیا جبکہ 7 افراد کی ابھی تلاش جاری ہے۔ اس سے قبل ہفتے کے روز انہی جنگلات میں آگ بجھانے والے عملے کے 2 اہلکار دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ آگ اب تک 17,000 ہیکٹر کے رقبے کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ تو ناظرین، ورلڈ نیوز میں ابھی اتنا ہی، لیکن زی سلام پر جاری ہے خبروں کا سفر۔ آپ رہیے زی سلام کے ساتھ۔